तलबा और तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नाहम और दाहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक़्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उस नए टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि हम पहले क्या पढ़ के आए हैं। स्टूडेंट्स, हमारा मेन टॉपिक आर्टिकल 1.2 इस वक्त चल रहा है और उसका नाम है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। उसके अंदर हमने सबसे पहले जो आर्टिकल पढ़ा था वो रिजर्व्ड वर्ड्स का था, कि जिनके मतलब पहले से या जिनकी डेफिनेशन पहले से ही बयान कर दी गई होती है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, कि एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक प्रोग्राम को लिखने के कितने हिस्से होते हैं। उसके अंदर हमने सबसे पढ़ा था लिंक सेक्शन, जिसका दूसरा नाम हेडर सेक्शन है। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था मेन सेक्शन, और तीसरा जो स्ट्रक्चर था वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन था। उसी से रिलेट एक एक्टिविटी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर वो कह रहा है आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, कि एक प्रोग्राम, ये सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने सिर्फ ये बताना है कि इसके पार्ट्स कौन से हैं। तो आइए हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे को आपको बताया गया था कि ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये हमारा लिंक सेक्शन कहलाता है। ये लिंक सेक्शन है जिसके अंदर हमारी हेडर फाइल मौजूद होती है। ये मैं थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ आपको कि ये हमारा एक हेडर सेक्शन है, इसके अंदर हमारी हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त, ये हमारा मेन सेक्शन है। ये हमारा मेन सेक्शन है, इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन उसको बयान किया गया होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये हमारा मेन फंक्शन होता है। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो ये कर्ली ब्रैकेट से लेकर, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से लेकर एंडिंग कर्ली ब्रैकेट्स तक है। इसको हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहते हैं। मतलब जो मेन फंक्शन इधर मौजूद होगा उसकी जो बॉडी है वो ये वाला हिस्सा कहलाती है, जो इस वक्त आपके सामने है, जो कि स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट से होती है और एंड भी कर्ली ब्रैकेट से होती है। तो इसका मतलब इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो फर्स्ट वन तो हेडर सेक्शन है, सेकंड वन मेन सेक्शन है, और थर्ड वन हमारे पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। आपने मेन सेक्शन और मेन फंक्शन को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। इसका पूरा नाम मेन सेक्शन है और इसके अंदर मेन फंक्शन होता है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है, जिसने चलना होता है, और उस फंक्शन की ये नीचे बॉडी कहलाती है। उम्मीद है आपको इस एक्टिविटी से वो स्ट्रक्चर जो है सी प्रोग्राम का वो समझ आ गया होगा। तो आइए आज हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स से ही मुतल्लिक़ है। स्टूडेंट्स,
आज का जो हमारा नया टॉपिक है आर्टिकल 1.2.3 पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी प्रोग्राम, यानी कमेंट्स का सिंटैक्स क्या है और उनका मकसद क्या है जो हम सी प्रोग्राम्स में लिखते हैं। जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कमेंट्स का दूसरा नाम रिमार्क्स भी होते हैं। कमेंट्स का दूसरा नाम आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि कमेंट्स असल में बेसिकली क्या कहलाते हैं, रिमार्क्स। कि आपने जो रिमार्क्स देने होते हैं वो असल में कमेंट्स भी कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, कमेंट्स आर दी स्टेटमेंट्स। पहली चीज़ तो ये आपने याद रखनी है कि क्या है ये, स्टेटमेंट्स हैं इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में, डैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, एंड डू नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। और ये दौरान एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम चलने के दौरान ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये इन पर कंपाइलर अपना असर नहीं करता, यानी ये कंपाइलर इनको नहीं चलाता, ये एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर हम इसको लिखें या प्रोग्राम लिखें कोई भी, तो हम चाहते हैं कि अगर उस प्रोग्राम को मैं काफ़ी दिनों के बाद ओपन करूं, वो मेरे पास सेव रहे, तो मैं चाहता हूं कि उस प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है कि वो किससे मुतल्लिक़ है वो मुझे याद रहे, तो मैं उसका एक कमेंट टाइप कर लूँगा ताकि वो मुझे याद रहे। या अगर मैं किसी को प्रोग्राम दिखाना चाहता हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई मेरा प्रोग्राम या मेरी कोई लिखा हुआ कोड देखना चाहता है, तो वो उस सिंटैक्स जो कमेंट का है उसको देखकर वो वहाँ से इस चीज़ को समझ सकता है कि ये जो कोड है, ये जो प्रोग्राम है, ये किस से मुतल्लिक़ है। तो इसको लिखने का स्टूडेंट्स एक तरीका है, यानी कमेंट्स लिखने का सिंटैक्स है। आपको याद होगा मैंने आपको सिंटैक्स के बारे में पहले बताया था कि सिंटैक्स क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स हैं प्रोग्राम लिखने का। सी प्रोग्राम लिखने का एक ग्रामेटिकल रूल है, कानून है। उन असूलों को और उन कानून को फॉलो करके ही हम अपना एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते तो एक एरर आपको कंप्यूटर देगा, कंपाइलर देगा, जिसका नाम होगा सिंटैक्स एरर। यूजुअली कमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। यहाँ पर हमें बता तो वो ये रहा कि ये एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहते हैं वजाहत को, कि हमारा जो कोड है वो किस से मुतल्लिक़ है। इस प्रोग्राम में या इस कोड में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है, या कोई हमने मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, या कोई डिवीज़न किया है, या हमने जैसे हमने 9th में आपको याद होगा कि हमने फ़्लो चार्ट पढ़े थे, तो उसमें वो किससे मुतल्लिक़ है, फ़्लो चार्ट बनाया था। तो यहाँ से हमें इसकी वजाहत मिलती है अपने कोड की। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि असल में कमेंट्स क्या होते हैं, वजाहती बयान होते हैं। वजाहती कमेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि उनको हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, ताकि किसी की बात समझ आ सके। कोई अगर गैर मौजूदगी में हम किसी को कोई चीज़ समझाना चाहते हैं और हम वहाँ पर नहीं हैं, तो वो उस कोड की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से वो बात समझ सकता है कि ये कोड किससे मुतल्लिक़ है। तो आइए मूव करते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक ओवरव्यू तो दे दिया है, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। आप इसको एक प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन भी समझ सकते हैं, यानी जैसे हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो आप कमेंट्स को किसी भी प्रोग्राम की एक डॉक्यूमेंटेशन समझ सकते हैं। देयर पर्पज़ इज़ टू फोल्ड, कि इनके दो मेन मकसद हैं। दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। अगर कोई दूसरे प्रोग्रामर्स हैं जो प्रोग्राम को पढ़ रहे हैं, जिनको हमने प्रोग्राम सेंड किया है,
तो वो उनको एक सहूलत देते हैं, उनके लिए आसानी पैदा करते हैं किस चीज़ में, टू अंडरस्टैंड आवर कोड, ताकि वो हमारा कोड समझ सकें। दूसरा पॉइंट है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका कि अगर हमने ही अपना प्रोग्राम काफ़ी दिनों बाद या काफ़ी सालों बाद देखना है, काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे कोड्स हमने लिखे हुए हैं, तो हमें बजाय इसके कि हम पूरा कोड पढ़कर उसको अंडरस्टैंड करें, तो जो कमेंट्स हम शुरू में दे देते हैं उससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने ही कोड को, अगर हम काफ़ी सालों के बाद उसको पढ़ें या कोई मदद लेना चाहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि कमेंट्स क्या होते हैं। असल में ये डिस्क्रिप्शन होती है कोड की, और इनके टू पर्पज़ हैं, दो मकासद हैं इनके, कि या तो दूसरा जो प्रोग्रामर है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, या फिर अगर हम काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों के बाद अगर हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें भी वो बात या वो कोड देखकर समझ सके, हम भी उसको समझ लें जब हम उसके कमेंट्स पढ़ लें। We do not want these statements to be executed। हमें इन स्टेटमेंट्स को चलाने की ज़रूरत नहीं होती, because it may cause syntax error। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को, इन नेचुरल लैंग्वेज में लिखी गई स्टेटमेंट्स को अगर हम चलाएंगे तो हमें एक एरर दे दिया जाएगा जिसका नाम होगा सिंटैक्स एरर। एज क्यों होगा, द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आम ज़ुबान जो हम बोल रहे होते हैं, कोई सी भी ज़ुबान, उसमें ये लिखी जाती है। अब इन कमेंट्स को लिखने का फिर कोई ना कोई सिंटैक्स तो होगा कि इन कमेंट्स को हम लिखेंगे कैसे ताकि हमारा सिंटैक्स एरर ना आए। इनको लिखने का भी कोई ग्रामेटिकल रूल लाजमी होगा। तो आइए हम अब उस रूल की तरफ चलते हैं, सिंटैक्स ऑफ राइटिंग कमेंट्स, कि वो कौन सा ऐसा रूल है जिसकी मदद से हम अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। In C programming language there are two types of comments। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स लिखने की दो टाइप्स हैं। वो कौन सी हैं? एक तो स्टूडेंट्स सिंगल लाइन कमेंट, और सेकंड वन है मल्टी लाइन कमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इस से थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि सिंगल लाइन का क्या मतलब है और मल्टी लाइन का क्या मतलब है। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या हैं? स्टार्ट विद डबल हैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश। स्टूडेंट ये स्टार्ट जो होता है सिंगल लाइन कमेंट, ये डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। एनीथिंग आफ्टर डबल फॉरवर्ड स्लैश ऑन द सेम लाइन इज कंसीडर्ड अ कमेंट। स्टूडेंट पहली चीज़ तो ये कि इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश, अगर आप सिंगल लगाएंगे ऐसे तो इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। तो मतलब जब भी आपने सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप दो दफ़ा डब फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। और इसके बाद वो कह रहा है एनीथिंग आफ्टर डबल स्लैश, यानी इसके बाद कुछ भी ऑन द सेम लाइन, उसी लाइन में अगर लिखा जाए तो आप इसको कमेंट के तौर पर लेंगे। एनीथिंग आफ्टर डबल फॉरवर्ड स्लैश ऑन द सेम लाइन इज कंसीडर्ड अ कमेंट। इसको कमेंट, जैसे ये उसने पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाई और यहाँ पर उसने लिख दिया दिस इज़ अ कमेंट। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज़ माई फर्स्ट कोड, दिस इज़ माई क्लास 10th फर्स्ट। आप इसको एक्टिविटी कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं। तो आप इसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी चीज़ लिखेंगे अगर वो उसी लाइन में ही पूरी आ जाती है, क्या कह रहे हैं, ऑन दी सेम लाइन। आप ये लाजमी याद रखना है कि अगर एक ही लाइन में आप उसको पूरा कर रहे हैं तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी टाइप है मल्टी लाइन कमेंट। ये कैसे स्टार्ट होती है? स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश विद एन स्टैरिक एंड एंड एट स्टैरिक विद फॉरवर्ड स्लैश। यानी आप इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है कि आप उसके स्टार्ट में पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और फिर स्टैर
स्टैरिक लगाएंगे। और उसके बाद जब आप 2 लाइन्स 3 लाइन 4 लाइनों का अगर आपने कमेंट दिया है, उसके बाद आप उसको एंड करते हैं, तो आप उसके एंडिंग पॉइंट पर पहले स्टैरिक लगाएंगे और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि जब आपने सिंगल लाइन कमेंट देना है तो 2 फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और एक ही सेम लाइन में आपने अपना कमेंट लिख देना है नेचुरल लैंग्वेज में। लेकिन जब आप मल्टी लाइन कमेंट्स देंगे तो आप सबसे पहले उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद आप स्टैरिक लगाएंगे, और जब आप 2 3 4 लाइन्स के कमेंट्स के बाद जब उसको एंड करेंगे तो एंडिंग पॉइंट पर आप पहले स्टैरिक लगाएंगे और फिर फॉरवर्ड स्लैश। एनीथिंग बिटवीन दिस एंड दिस इज कंसीडर्ड अ कमेंट। इन दोनों के दरमियान आप कुछ भी लिखोगे वो क्या कंसीडर्ड होगी? कमेंट कंसीडर्ड होगी। इवन ऑन मल्टीपल लाइन्स, अगर आपका वो एक लाइनों से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, ये उसने हमें एक लिख के दिया है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और ये लास्ट में ये थर्ड लाइन, ये 3 लाइनों पर है। अगर ये 3 लाइनों तक कमेंट किया है तो उसने हमें मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स लगा कर दिखाया है। फॉलोइंग एग्जाम्पल, अब ये एक एग्जाम्पल है, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे फिर वो अपनी वजाहत दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन। क्या बताएगा? यहाँ पर ये कोड के बारे में वजाहत दी जा रही है कि ये प्रोग्राम असल में डिस्प्ले क्या करेगा, ये सेंटेंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कहाँ पर करेगा? ऑन दी आउटपुट स्क्रीन। अब यहाँ पर उसने मल्टी लाइन कमेंट का जो है सिंटेक्स उसको यूज़ किया है, क्योंकि ये सेम लाइन पर कमेंट एंड नहीं हुआ, ये नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर आकर एंड हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर मेन सेक्शन जब यूज़ हुआ, जिसके अंदर हम अपना मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, तो जब उस फंक्शन की बॉडी यूज़ हुई तो यहाँ पर आप नोट करें कि इस वक्त यहाँ पर एक ही लाइन का कमेंट है, यानी वो कमेंट एक ही लाइन में एंड हो रहा है। तो उसने सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंटेक्स है, जो उसके लिए सिंबल्स यूज हुए हैं, उसका इस्तेमाल किया है डबल फॉरवर्ड स्लैश का, और उसके बाद लिखा है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। यहाँ पर उसने यानी वजाहत दी है कि इससे आगे इन कर्ली ब्रैकेट से आगे क्या स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन की बॉडी। और उसके बाद यहाँ पर फिर उसने एंड पे सिंगल लाइन कमेंट दिया है, वो क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड्स हेयर। तो उम्मीद है आपको मल्टी लाइन्स एंड सिंगल लाइन कमेंट की समझ आ गई होगी। अब आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है, टिक वैलिड कमेंट्स अमंग दी फॉलोइंग। आपने इसमें जो वैलिड यानी सही जो कमेंट्स हैं उस पर आपने टिक करना है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें से जो सही आपको दुरुस्त लगे उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी कि कमेंट्स लिखने का सिंटेक्स पर्पस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा आर्टिकल 1.2 कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल 1.3 दैट इज़ रिलेटेड विद कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ अपने पहले हिस्से को, इसको स्टडी करेंगे अच्छी तरह, जो कि रिलेट है सिर्फ कॉन्स्टेंट्स से। कॉन्स्टेंट्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हर लैंग्वेज में स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट्स का एक बुनियादी सेट होता है जिसको हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। क्या होता है वो? डेट आर कंबाइंड इन एन अलाउएबल मैनर टू फॉर्म वर्ड्स, जो कि एक ऐसे मैनर में, ऐसे अंदाज में जुड़ा होता है जो कि वर्ड्स बनाता है। एंड देन दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस, और फिर हम उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। हम उन वर्ड्स को, उन सेट को यूज़ करके
हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। सिमिलरली इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी तरह जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है, वी हैव अ करैक्टर सेट, हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करैक्टर सेट मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड सम स्पेशल सिंबल्स। अल्फ़ाबेट्स में आपके कैप्स लॉक वाले ABC, बड़ी ABC भी आ गई, छोटी ABC आ गई। डिजिट्स में आपके पास 0 to 9 नंबर्स आ गए, और स्पेशल सिंबल्स में आपके पास कुछ ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं जिनका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले करैक्टर सेट होता है जो कि वर्ड्स बनाते हैं अलाउएबल मैनर में, एक अंदाज में, और उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आइए अब हम मूव करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या चीज़ होती है। कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक ऐसी कीमत होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती किसी भी प्रोग्राम में। क्या कह रहा है वो, कि कॉन्स्टेंट्स असल में फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, उनकी वैल्यूज़ प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, जैसे कि 5, 75.7, 1500 एक्स्ट्रा। मतलब कि जब कॉन्स्टेंट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं तो उनकी कीमत चेंज या अपनी ओरिजिनल वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज नहीं होती। इन सी लैंग्वेज प्राइमरीली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब आगे वो सी में उनकी टाइप्स बता रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा इस ऊपर वाले पैराग्राफ को थोड़ा सा रीड करते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स हमने पढ़े, these alphabets, digits, special symbols when combined in an allowable manner form constants, variables and keywords। यानी हमने कॉन्स्टेंट्स की तो डेफिनेशन पढ़ी है अभी, कि वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन आपको मैंने अभी पहले बताया था करैक्टर सेट्स का, यानी वो जो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स हैं, जब उन तीनों को हम इकट्ठा कर देते हैं एक अंदाज में जिसको अलाउ किया गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो क्या बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी बनाते हैं, वेरिएबल्स भी बनाते हैं, कीवर्ड्स भी बनाते हैं। हमने रिजर्व वर्ड्स तो पहले पढ़ लिए थे, अब वो कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताएगा और वेरिएबल्स के बारे में। तो फिर हमने कॉन्स्टेंट्स को देखा है कि ये कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हम इसको पहले ही काउंटेबल बना लेते हैं कि कितनी इसकी वैल्यूज़ है, हम इसको पहले ही इसकी वैल्यू जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो आप यहाँ से बात इसको समझ सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या है जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। अब आगे इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, नंबर 2 रियल कॉन्स्टेंट एंड थर्ड वन इज़ करैक्टर कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट में स्टूडेंट्स क्या आता है, दीज आर दी वैल्यूज़ विद आउट अ डेसिमल पॉइंट, यानी आपके पास ये ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिसकी उस वैल्यू में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं। हम आपको अपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पॉजिटिव नंबर्स को जाहिर करने के लिए हमें पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं कि इसके अंदर डेसिमल यानी अशारिये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं आती, अलबत्ता इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं और हम नेगेटिव वैल्यूज़ को उसके साइन के साथ जाहिर करते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय अ साइन, यानी अगर किसी वैल्यू के साथ कोई निशान नहीं लगा, इट इज़ कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। जो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि आप ये पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी साइन वैल्यू के साथ साइन नहीं लगा हुआ तो उसको पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटीजर कांस्टेंट की समझ लग गई होगी कि ये ऐसे नंबर हैं जिनके साथ डेसिमल पॉइंट नहीं होता। देन वी हैव सेकंड टाइप ऑफ आवर कांस्टेंट, दैट इज़ रियल कांस्टेंट्स।
दीज आर दी वैल्यूज़ इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट। इसके अंदर स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम रियल कांस्टेंट से जाहिर करते हैं। जैसे ये आपको पिक्चर में इस वक्त दिखाया जा रहा है वीडियो में कि रियल कांस्टेंट्स असल में आपके सामने वो वाली रकमें हैं जिनके अंदर इशारिया ज़ाहिर हो रहा है। इशारिये वाली रकमों को, इशारी वाली कीमतों को रियल कांस्टेंट्स कहते हैं। ये दे कैन आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट्स। करेक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, कोई सा भी छोटा, एक ही छोटा लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल, कोई सा भी छोटी एबीसी में लिखा गया वर्ड या बड़ी एबीसी में लिखा गया वर्ड, या कोई अदद, या कोई ऐसा पंक्चुएशन का मार्क, या कोई स्पेशल खास सिंबल इनक्लोज्ड विद इन अ inverted commas, enclosed within a inverted commas is considered a character constant. सॉरी, यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि एक ऐसा कोई सा भी लेटर, कोई सा भी डिजिट या कोई पंक्चुएशन मार्क जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाएगा उसको करैक्टर कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है 5 है, 7 है, स्मॉल ए है, कैपिटल एक्स है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सेमी कोलन है। तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जो भी इन कोमास के अंदर लिखा जाएगा वो करैक्टर कांस्टेंट होगा। एक इम्पोर्टेंट टिप आगे बताई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको वर्बली अभी बता देता हूँ उसको रीड करने से पहले। स्टूडेंट एक 5 यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो ये 5 है, और एक 5 स्टूडेंट आपको इंटीजर कांस्टेंट में भी नज़र आ रहा है। ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये दो डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, ये सेम नहीं है। इसकी स्टडी करते हैं हम आगे कि ये कैसे डिफरेंट है। अ डिजिट यूज्ड एज ए करैक्टर कांस्टेंट, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी डिजिट लिखा जाए इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिजिट यूज्ड एज एन इंटीजर कांस्टेंट, यानी एक डिजिट जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है वो डिफरेंट है एक आम इंटीजर कांस्टेंट से जो सिंपल एज ए 9 लिखा गया है। वी कैन ऐड टू इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। स्टूडेंट्स, हम इन दो जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जितने भी हों हम उनको ऐड कर सकते हैं टू गेट दी ऑब्वियस मैथमेटिकल रिजल्ट। कोई सा भी रिजल्ट अगर आपने मैथमेटिकल में लेना है हम उन दो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर सकते हैं। हम इन दो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं, 9 + 8 आंसर आ रहा है 17। हम ये अमल कर सकते हैं किसमें? इंटीजर कांस्टेंट में। बट वी कैन नॉट ऐड अ करैक्टर कांस्टेंट, हम करैक्टर कांस्टेंट्स को ऐड नहीं कर सकते टू गेट दी ऑब्वियस मैथमेटिकल रिजल्ट। यानी हम ये वाला जो अमल है करैक्टर कांस्टेंट्स को ऐड करने वाला, ये हम अपने इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इस वक्त इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, ये इस वक्त एज ए करैक्टर कांस्टेंट काम कर रहा है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू लिखी गई हैं। और जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू लिखी जाती हैं तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है कि वो करैक्टर कांस्टेंट होते हैं जिनका काम डिफरेंट होता है इंटीजर कांस्टेंट से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एक टिप थी इसकी समझ आ गई होगी कि इंटीजर कांस्टेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, वैल्यूज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन जब हम बात करेंगे करैक्टर कांस्टेंट्स की तो वो एज ए मैथमेटिकल रिजल्ट नहीं देते हमें, जो ऑब्वियस होते हैं। जैसे 9 + 8 हमें पता है कि 17 तो होता है, लेकिन जब ये एज ए करैक्टर कांस्टेंट लिखे जाएंगे तो उस वक़्त ये हमें वैल्यूज़ नहीं देंगे।
मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, जो कि कॉन्स्टेंट्स से रिलेट था। नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल है, हम उसकी तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।